प्यारे बच्चों, शुभ आशीष। आप सभी कक्षा 6 के विद्यार्थियों का भूगोल की कक्षा में स्वागत है। आज हम आपकी भूगोल की किताब पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ 3 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर के विषय में चर्चा करेंगे। इस पाठ को हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन कर रहे हैं। पहले भाग में ग्लोब एवं अक्षांश के विषय में चर्चा की जाएगी तथा दूसरे भाग में हम देशांतर एवं मानक समय आदि के बारे में जानेंगे। आज इस पाठ के पहले भाग में किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, आइए देखते हैं। आज हम जानेंगे कि पृथ्वी का वास्तविक आकार किस प्रकार का है। ग्लोब के बारे में आपको जानकारी देंगे। पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में भी आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अक्षांश एवं अक्षांश वृत्त क्या होते हैं और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में भी हम अपनी आज की कक्षा में जानेंगे। बच्चों, ये चित्र आप सभी बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। ये आपने अपने पिछले अध्याय में पढ़ा है। ये चित्र हमारे सौरमंडल का है। हमारा सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रहों, उपग्रहों तथा अन्य छोटे छोटे आकाशीय पिंडों से मिलकर के बनता है। इसे सौर परिवार भी कहते हैं। सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है और सभी 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य छोटे आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। इस चित्र में देखिए बच्चों, ये जो सूर्य से तीसरे स्थान पर जो नीले रंग का ग्रह दिखाई दे रहा है, ये है हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी पर जल बहुत अधिक मात्रा में है और जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। हमने ये भी पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पृथ्वी के वास्तविक आकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। ये दोनों ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। देखिए इस चित्र में, ये मध्य में थोड़ी उभरी तथा दोनों ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। पृथ्वी का यह वास्तविक आकार भू-आभ या जियोइड कहलाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है और साथ ही साथ अपने अक्ष या धुरी पर लगातार घूमती रहती है। पृथ्वी का ये काल्पनिक अक्ष पृथ्वी के दोनों सिरों, ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव से होकर के गुजरता है। अपने पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए हम विभिन्न प्रकार के चित्र, चार्ट या मॉडल की सहायता से पढ़ते हैं। आपने अपने विद्यालय में भी बहुत तरह के चित्र और मॉडल देखे होंगे। इसी प्रकार पृथ्वी को अच्छी तरह समझने के लिए हम एक मॉडल का प्रयोग करते हैं, जिसे आपने अपने विद्यालय में देखा भी होगा। ये देखिए बच्चों, ये पृथ्वी का मॉडल है जिसे ग्लोब कहा जाता है। ये आपने अपने विद्यालय में अवश्य देखा होगा। ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक रूप में एक प्रतिरूप है जो लघु या छोटे रूप में दिखाई दे रहा है। ये ग्लोब स्थिर नहीं होते, इन्हें हम घुमा सकते हैं। ये देखिए बच्चों, इस प्रकार इन्हें घुमाया जा सकता है। इसे ये जो घूम रहा है, ये कुम्हार की चाक या लट्टू की भांति घूमता रहता है। ग्लोब ये बिल्कुल उसी प्रकार घूम रहा है जिस प्रकार हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। उसी प्रकार ये ग्लोब भी अपने अक्ष पर घूम रहा है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष पृथ्वी के ऊपरी सिरे उत्तरी ध्रुव और निचले सिरे दक्षिणी ध्रुव से होकर जाता है, उसी प्रकार इस ग्लोब का जो ये धुरी है, ये ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव से होकर के जा रही है। ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें एक निश्चित पैमाना मानकर दिखाई जाती हैं, जिससे हमें सभी दूरियाँ, लंबाई तथा चौड़ाई एक निश्चित अनुपात में दिखाई पड़ती हैं।
जो महाद्वीप या देश आकार में बड़े हैं वो ग्लोब पर भी बड़े दिखाई देते हैं, और जो महाद्वीप या देश आकार में छोटे हैं वह ग्लोब पर भी छोटे दिखाई देते हैं। इसीलिए ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप कहते हैं। अब अगली बार बच्चों जब आपको विद्यालय में ग्लोब दिखाया जाए तो आप अच्छी तरह उसका अक्ष, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव अच्छी ध्यान से देखिएगा और साथ ही उसको घुमाकर भी देखिएगा कि ये किस प्रकार गति करता है। आइए अब हम ये जानें कि पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। बच्चों, जब कोई आपसे आपके घर का पता पूछता है तो आप अपने घर के आसपास की किसी जानी पहचानी जगह को बताकर अपने घर का पता बताते हैं। जैसे यदि आपके घर के आसपास कोई प्रसिद्ध इमारत है या कोई प्रसिद्ध पार्क है तो आप उस जगह का नाम लेकर अपने घर का पता बताते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आप किसी दूसरे स्थान के सहारे या सापेक्ष अपने स्थान को बता रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति को हम सापेक्षिक स्थिति कहते हैं। इसी प्रकार जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसपास के प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सापेक्ष करते हैं तो उस स्थान की स्थिति को सापेक्षिक स्थिति, रिलेटिव लोकेशन कहते हैं। जैसे हम ये कहें कि श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, इसका अर्थ ये है कि हम यहाँ पर श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति को भारत के सापेक्ष बता रहे हैं। एक दूसरा तरीका ये है कि हम अपने घर का पता बताने के लिए बिना किसी प्रसिद्ध स्थान को बताए एक निश्चित दिशा और दूरी बताकर अपने घर का पता बताएं। जैसे हम ये कहें कि हमारा घर यहाँ से 3 किलोमीटर पूरब दिशा में है। यहाँ पर हमने किसी अन्य स्थान का नाम नहीं लिया बल्कि हमने एक निश्चित दिशा बताई और एक निश्चित दूरी बताई। इस प्रकार से जब हम स्थिति को बताते हैं तो उसे वास्तविक स्थिति कहते हैं। इसी प्रकार जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान को बताए, बिना किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के करते हैं तो उसे उस स्थान की वास्तविक स्थिति, एब्सोल्यूट लोकेशन कहते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति को बताने के लिए एक काल्पनिक रेखाजाल माना गया है। जैसा आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, हमारी पृथ्वी पर एक ये काल्पनिक रेखाजाल दिख रहा है। आप चित्र में ध्यान से देखिए, ये रेखाजाल 2 प्रकार की रेखाओं से मिलकर के बना हुआ है। पहली ये बेड़ी या क्षैतिज रेखाएं हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। इन रेखाओं को अक्षांश या लैटिट्यूड कहा जाता है। दूसरी प्रकार की रेखाएं खड़ी रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो पृथ्वी के दोनों सिरों को जोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इन रेखाओं को देशांतर या लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहते हैं। हमने पहले भी चर्चा की थी कि इस पाठ को हम 2 भागों में पढ़ेंगे, तो आज के भाग में हम अक्षांश रेखाओं के बारे में जानेंगे और देशांतर रेखाओं को हम अपने अगले भाग में जानेंगे। बच्चों, अगर आपसे किसी चीज़ को नापने को कहा जाता है तो आप उसके एक सिरे पर रखकर नापना शुरू कर देते हैं। जैसे यदि हमें किसी किताब को या मेज को नापना हो तो हम उसके एक सिरे पर स्केल रखकर दूसरे सिरे तक नाप लेते हैं। परंतु हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है, अतः इस पर ऐसा कोई किनारा नहीं है जहाँ पर से हम नापना शुरू कर सकें। परंतु हम ये भी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर के गुजरता है। अतः पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में 2 ऐसे स्थिर बिंदु हैं जहाँ से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी लेकर के एक काल्पनिक रेखा मान ली गई है। देखिए बच्चों, दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी लेकर पृथ्वी के मध्य में जो रेखा मानी गई है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। भू का अर्थ है पृथ्वी और मध्य का अर्थ है बीच में, तो भूमध्य का अर्थ हुआ पृथ्वी के बीच में। इस प्रकार भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा
एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर है तथा पृथ्वी को मध्य से चारों ओर से घेरे हुए है। ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा उत्तर दिशा का उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और इसी प्रकार भूमध्य रेखा के नीचे का दक्षिण का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। बच्चों, इन रेखाओं को हम स्वयं भी बनाकर समझ सकते हैं। इसके लिए हमने कुछ सामान लिया है जो आप सभी के पास आसानी से उपलब्ध होगा। ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक गेंद है, एक हमने ये स्केच पेन लिया है और एक हमने ये कागज़ की पट्टी ली है। गेंद आप सभी के पास आसानी से उपलब्ध होगी, आप सभी इससे खेलते भी होंगे, लेकिन आज हम इससे कुछ पढ़ाई करेंगे। तो ये हमारी गेंद गोलाकार होती है, इसलिए इस गोलाकार गेंद को हम अपनी पृथ्वी मान लेते हैं। अब इस गेंद को बिल्कुल सीधा इस प्रकार पकड़ लेते हैं और जब हम इस गेंद को बिल्कुल सीधा पकड़ लेंगे तो ये जो इसका ऊपरी सिरा है, यहाँ पर हम एक बिंदु रख लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार इस उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल नीचे विपरीत उल्टी दिशा में एक बिंदु बना लेते हैं और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव को दिखा रहा है। अब जब ये हमने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अपनी पृथ्वी पर बना लिए तो अब इस कागज़ की पट्टी को हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक ले लेंगे। हमें बस इतनी ही बड़ी पट्टी चाहिए जितने की उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक छू जाए। आप कागज़ की पट्टी की जगह पर कोई रिबन या मोटा धागा भी प्रयोग कर सकते हैं। हमने इस पट्टी को इतना बड़ा ले लिया जो दोनों ध्रुवों को छू रही है। अब इस कागज़ को मोड़कर हम आधी दूरी का कर लेंगे इस प्रकार से। जब हमने ये इसको इस प्रकार आधा कर लिया तो हम अब इस उत्तरी ध्रुव पर रखते हुए कई जगह पर इससे निशान बना लेंगे और ये निशान हम कई जगह पर इसलिए बना रहे हैं जिससे कि हम अच्छी तरह पूरा गोला बना सकें। ये देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम ये कई जगह पर निशान लगा ले रहे हैं। अब इन सभी निशानों को मिलाते हुए हम पूरा वृत्त बना देंगे। इस प्रकार हमने जो ये रेखा बनाई ये हमारी दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर है तथा पृथ्वी को मध्य से चारों ओर से घेरे हुए है। तो ये रेखा हमें भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को दिखा रही है और जैसा हम देख रहे हैं ये रेखा पूरे वृत्त के रूप में है, इसलिए इसे विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ऊपर का उत्तरी हिस्सा उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे का आधा दक्षिणी हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इस प्रकार हमें भूमध्य रेखा के रूप में एक स्थिर रेखा मिल गई है, परंतु जैसा हम देख रहे हैं कि ये भूमध्य रेखा सीधी रेखा ना होकर के एक वृत्त के रूप में है। अतः भूमध्य रेखा से सभी दूरियों को हम कोणीय दूरी के रूप में नापते हैं। कोण आपने अपनी गणित की कक्षा में अवश्य पढ़े होंगे और चांदे की सहायता से अपनी कॉपी में कोण बनाए भी होंगे। कोणीय दूरी का अर्थ है कोण के रूप में नापी गई दूरी। भूमध्य रेखा से हम सभी दूरियों को कोणीय दूरी के रूप में नापते हैं। किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहा जाता है। देखिए ये जो पृथ्वी पर रेखाएं बनी हुई हैं ये सभी अक्षांश को दिखा रही हैं। हमने भी अपनी गेंद रूपी पृथ्वी पर एक अक्षांश भूमध्य रेखा के रूप में बनाई थी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है, क्योंकि ये सभी अक्षांश रेखाएं एक वृत्त के रूप में दिखाई दे रही हैं, इसलिए ये सभी अक्षांश वृत्त को दिखा रहे हैं। जो अक्षांश वृत्त उत्तर दिशा में हैं उन्हें हम उत्तरी अक्षांश कहेंगे और जो अक्षांश रेखाएं दक्षिण दिशा में हैं उन्हें हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ये सभी वृत्त जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इसलिए इन रेखाओं को समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है।
देखिए बच्चों, इस चित्र में भूमध्य रेखा, 20 अंश उत्तरी अक्षांश, 40 अंश उत्तरी अक्षांश इस प्रकार से बने हुए हैं। और इसी प्रकार नीचे दक्षिण की दिशा में 20 अंश दक्षिणी अक्षांश, 40 अंश दक्षिणी अक्षांश आदि दिखाए गए हैं। भूमध्य रेखा को हमने सबसे पहले आधार के रूप में बनाया है, इसलिए भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश मानी जाती है। भूमध्य रेखा से हम अगर उत्तरी ध्रुव की तरफ चलें तो उत्तरी ध्रुव तक की कोणीय दूरी 90 अंश आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा वृत्त हमारा 360 अंश का होता है और हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक देखें तो ये गोले का 1/4 भाग है, यानी कि 360 अंश का 1/4 भाग जो 90 अंश आएगा। इसलिए उत्तरी ध्रुव 90 अंश उत्तरी अक्षांश को दिखाता है और इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को दिखाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है। भूमध्य रेखा जो हमने बीच में बनाई थी वो सबसे लंबी अक्षांश रेखा है और इसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर होती है। यदि हम एक एक अंश के अंतराल पर भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण में रेखाएं खींचें तो पृथ्वी पर इनकी कुल संख्या 179 होती है, क्योंकि 90 अंश उत्तरी अक्षांश और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश की लंबाई 0 होती है। आइए इन सारे तथ्यों को हम अपनी पृथ्वी पर खुद भी बनाकर समझते हैं। हमने पृथ्वी पर ये भूमध्य रेखा बनाई हुई है। इसी को आधार मानकर यदि हम 10 अंश, 20 अंश आदि पर उत्तर की तरफ निशान लगाते हैं तो ये हमारी उत्तरी अक्षांश रेखाएं बन रही हैं और इसी प्रकार यदि हम नीचे की दिशा में निशान लगाते हैं तो ये हमारी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं बन रही हैं। और इन अक्षांश रेखाओं को यदि हम एक पूरे वृत्त के रूप में बना दें तो ये हमारे अक्षांश वृत्त बन जाते हैं। हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे ये अक्षांश वृत्त भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे अर्थात उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में बढ़ रहे हैं तो इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जा रही है और यहाँ उत्तरी ध्रुव पर आकर इनकी लंबाई 0 हो जाती है। अब अगर हम भूमध्य रेखा से एक एक अंश को मानकर निशान लगाते जाएं तो भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक 90 अंश होते हैं तो 90 रेखाएं बना सकते हैं। इसी प्रकार भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक भी 90 अंश होते हैं, अतः हम एक एक अंश पर 90 रेखाएं दक्षिण दिशा में भी बना सकते हैं। यदि हम इन कुल रेखाओं को गिने तो 90 रेखाएं उत्तरी ध्रुव की तरफ, 90 रेखाएं दक्षिणी ध्रुव की तरफ और एक रेखा हमारी भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश जिसको हमने माना है। इस प्रकार कुल 181 रेखाएं बन जाती हैं, परंतु हमने देखा है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई 0 हो जाती है, अर्थात वो केवल बिंदु मात्र हैं। इसलिए इन दो रेखाओं को हम अपनी इन कुल रेखाओं में से कम कर देंगे। 181 में से दो रेखाओं को कम करने पर हमारे पास 179 रेखाएं आती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यदि हम पृथ्वी पर एक एक अंश के अंतराल पर रेखाएं खींचें तो हमें 179 रेखाएं मिलती हैं। अब बच्चों, इस प्रकार हमने बहुत सारी अक्षांश रेखाएं बना ली हैं। अब इन अक्षांश रेखाओं में मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं, आइए जानते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हमारी देखिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है 0 अंश अक्षांश रेखा, क्योंकि इसको हमने आधार मान के बनाया था तो 0 अंश अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा जैसा हमने देखा था पृथ्वी के बीच में बनाया था, तो 0 अंश अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी अक्षांश बच्चों जो ऊपर की तरफ भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा में बना हुआ है, तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और ये कर्क रेखा अपने भारत देश से होकर के गुजरती है। इसी प्रकार 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 66.5 अंश
उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं और अगर हम इसको वृत्त के रूप में देखें तो इसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। इसी प्रकार दक्षिण दिशा में 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। बच्चों, इस प्रकार हमने आज अक्षांश रेखाओं के बारे में अच्छी तरह से समझा। आइए देख लेते हैं कि आज हमने इस भाग में किन किन बिंदुओं को जाना है। आज हमने जाना कि पृथ्वी का वास्तविक आकार भू-आभ कहलाता है। हमारी पृथ्वी मध्य में थोड़ी उभरी हुई व ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और इस प्रकार का पृथ्वी का वास्तविक आकार भू-आभ या जियोइड कहलाता है। और हमने आज ग्लोब के बारे में जाना। ग्लोब पृथ्वी का छोटे अर्थात लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप या मॉडल होता है जिस पर सभी देशों, महासागरों और महाद्वीपों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। आज हमने ये जाना कि पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। इसके दो तरीके हमने जाने, एक है सापेक्षिक स्थिति और दूसरी है वास्तविक स्थिति। अगर हम किसी प्रसिद्ध स्थान के सापेक्ष में स्थान की स्थिति को बता रहे हैं तो उसे हम सापेक्षिक स्थिति कहते हैं और अगर हम किसी स्थान की स्थिति निश्चित दिशा और दूरी बताकर कर रहे हैं तो उसे हम उस स्थान की वास्तविक स्थिति कहते हैं। आज हमने अक्षांश रेखाओं और अक्षांश वृत्त के बारे में जाना। भूमध्य रेखा से किसी स्थान या बिंदु की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश रेखाएं कहते हैं और ये अक्षांश रेखाएं एक वृत्त के रूप में होती हैं, इसलिए इन्हें अक्षांश वृत्त कहा जाता है। ये अक्षांश वृत्त आपस में एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इसलिए इन्हें समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। हमने ये जाना कि महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा तथा भूमध्य रेखा, ये 5 हमारी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। अब ये पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए इस भाग को दोहराते हुए हम कुछ अभ्यास कार्य भी कर लेते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पर 5 शब्द दिए हुए हैं और ये जो 5 आपके कथन हैं इनमें ये 5 शब्द भरे जाएंगे जिससे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति हो सके। कौन कौन से शब्द हैं ये? कर्क, भूमध्य, मकर, रेखाजाल, भू-आभ। हमारी पहला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी का वास्तविक आकार खाली स्थान कहलाता है। हमारी पृथ्वी का वास्तविक आकार क्या कहलाता है बच्चों? हमने बताया था ना, भू-आभ कहलाता है। तो यहाँ पर हम भू-आभ भरेंगे। हमारी पृथ्वी का वास्तविक आकार भू-आभ कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण खाली स्थान द्वारा किया जाता है। हमने अपने चित्र में देखा था ना, पृथ्वी के ऊपर एक रेखाजाल बना हुआ था जो वास्तविक स्थिति का निर्धारण करने के लिए था। इसलिए किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण रेखाजाल द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हम रेखाजाल शब्द भरेंगे। तीसरा प्रश्न है, 0 अंश अक्षांश रेखा को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आप सभी को अच्छी तरह ध्यान होगा। 0 अंश वाली रेखा थी जो हमने सबसे पहले मध्य में बनाई थी, यानी कि भूमध्य रेखा। तो 0 अंश अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। चौथा प्रश्न है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को खाली स्थान कहते हैं। हमने बताया था बच्चों, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वो भारत से होकर गुजरती है और उसे कर्क रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर कर्क शब्द भरा जाएगा। अंतिम है, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं बच्चों? मकर रेखा। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे कथनों में से सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएं। पहला है, भूमध्य रेखा सबसे छोटी अक्षांश रेखा है। तो ऐसा तो नहीं था बच्चों, हमने तो खुद बनाकर देखा था। भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा, इसलिए ये कथन गलत है और यहाँ पर हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है, अक्षांश वृत्त एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ये कथन सही है, इन्हें समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है, इसलिए हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे।
तीसरा है 90 अंश उत्तरी अक्षांश एवं 90 अंश दक्षिणी अक्षांश की लंबाई 0 होती है। ये कथन सही है। ध्रुवों पर आकर अक्षांश रेखाओं की लंबाई 0 हो जाती है, अतः हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। चौथा है पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर जाता है। इसे तो हमने ग्लोब पर भी देखा था, तो ये कथन सही है। पांचवा प्रश्न है ग्लोब स्थिर होता है। तो ये तो आप जान गए हैं कि ग्लोब स्थिर नहीं होता, इसे हम कुम्हार की चाक या लट्टू की भांति घुमा सकते हैं, इसलिए ये कथन गलत है। यहाँ पर हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। बच्चों, अब कुछ कार्य आप अपनी कॉपी पर भी करिएगा। आप इस पाठ को अपनी किताब से भी अवश्य पढ़िएगा। आपकी किताब में पेज नंबर 31 पर प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। उन्हीं में से ये प्रश्न हमने आपको दिए हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी में करेंगे। पहला प्रश्न है ग्लोब किसे कहते हैं। दूसरा है ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तीसरा है अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। आप ये पाठ जब किताब से पढ़ेंगे तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा और आप इनका उत्तर बहुत आसानी से लिख पाएंगे। और कुछ प्रोजेक्ट कार्य भी करिएगा। ये तो आपको अच्छा लगता है ना। जिस प्रकार हमने आपको गेंद पर अक्षांश रेखाएं बना करके दिखाई, उसी प्रकार गेंद पर या मिट्टी का गोला बनाकर उस पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव तथा प्रमुख अक्षांश रेखाएं आप बनाइएगा। इस तरह बनाने से आपको सभी अक्षांश रेखाएं बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएंगी। बच्चों, आशा है आपको ये भाग अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप इसे अपनी किताब से एक बार अध्ययन अवश्य कर लीजिएगा। आप जब इसे अपनी किताब से अध्ययन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें भली भांति समझ में आ जाएंगी। और अक्षांश रेखाओं को जब आप भली प्रकार समझ लेंगे तब आपको इस पाठ का अगला भाग देशांतर रेखाएं भी बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आशा करते हैं आप ये सब कार्य अवश्य करेंगे। अब जल्दी ही हम इसके अगले भाग में देशांतर रेखाओं को पढ़ने के लिए आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी बच्चों को प्यार और आशीर्वाद। धन्यवाद बच्चों।